बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मस्कुलर डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। आपकी बुक में 3 मस्कुलर डिसऑर्डर को डिस्कस किया गया। पहला है मसल फटीग। तो मसल फटीग आमतौर पे थकावट को कहा जाता है, और जब बंदा थका हुआ हो तो आमतौर पे अगर उसको कहा जाए ना अपने चलना फिरना है, भागना है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मसल की जो परफॉर्मेंस है कम हो चुकी होती है। तो वो कंडीशन जिसमें मसल की परफॉर्मेंस कम हो जाए, और ये आमतौर पे कब होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाली एक्टिविटी कर रहा होता है, भाग एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो एक्सरसाइज काफ़ी देर तक करता रहता है, या तो काफ़ी देर तक करे, अगर थोड़ी भी करे ना, इंटेंस बहुत शदीद वाली हार्ड एक्सरसाइज या हार्ड कोई मुशक्क़त का काम है जैसे मज़दूर वगैरह करते हैं, तो जब भी एक शख्स फिज़िकल एक्टिविटी या तो काफ़ी देर तक करता रहे, अगर थोड़ी देर तक भी करे और वो इंटेंस हो, हार्ड हो, तब मसल का जो फंक्शन है वो कुछ देर के लिए कम हो जाता है, या बाद दफ़ा किसी बीमारी की वजह से। जैसे आमतौर पे जो लंग्स के इन्फेक्शन है उसमें हम बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जिसमें इंसान को हर वक्त थकावट रहती है, मसल फटीग रहती है। तो बहरहाल ये हमारे पास डेफिनेशन है मसल फटीग की। आगे अगर किसी को मसल फटीग हो तो पेन, जिस्म में दर्द रहता है, डिक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, और उसकी जो मसल की पावर है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। रिड्यूस एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कहते हैं किसी मुश्किल को बर्दाश्त करने की सलाहियत। अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि हमारे मसल्स फिज़िकल एक्टिविटी को कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे एक बंदा है वो आधा घंटा भाग सकता है, तो हम कह सकते हैं हमारे उसके जो मसल हैं वो तकरीबन आधा घंटा भागने को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मसल फटीग हो तो ये जो उसकी बर्दाश्त करने की सलाहियत वो कम हो जाती है। हो सकता है वो 2 मिनट में जवाब दे दे कि मैं मज़ीद नहीं भाग सकता, हो सकता है वो पहले ही जवाब दे दे कि मैं भाग बिल्कुल ही नहीं सकता। तो किसी मुश्किल को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो एंड्योरेंस कहलाती है। अच्छा, काजेज़ क्या हैं? तो सबसे पहला काज हमारे पास ये है कि जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो मसल के लिए एटीपी चाहिए कांटेक्ट होने के लिए। अच्छा, यहाँ अक्सर स्टूडेंट ना कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि जब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप करते हैं कि जिस वक्त क्रॉस ब्रिज बना हुआ होता है ना, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ने होना है, तो यहाँ एटीपी आके बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ब्रिज टूट जाता है और मसल रिलैक्स कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एटीपी का जो फंक्शन है मसल को रिलैक्स करना है, लेकिन जब हम मसल फटीग को पढ़ते हैं तो मसल फटीग में जो बुक वाला वो ये लिखता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल यूज एटीपी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि मसल एटीपी इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर हमारी बॉडी में एटीपी की सप्लाई ख़त्म हो जाए, डिप्लीट कर जाए, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब वहाँ डिस्कस हुआ है कि मसल की वजह से रिलैक्सेशन होती है, यहाँ डिस्कस किया कि वहाँ लिखा हुआ है एटीपी की वजह से मसल रिलैक्सेशन होती है, और यहाँ लिखा हुआ है एटीपी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। हालांकि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। होता क्या कि जिस वक्त हमारे पास एटीपी का मालिक्यूल आके अटैच होता है तो ब्रिज टूट जाता है, मसल रिलैक्स कर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यही बात वहाँ लिखी है, एटीपी की शक्ल में इसके साथ अटैच नहीं रहता, बल्कि एटीपी टूटता है और एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो इसके साथ अटैच रहते हैं। अब जब एटीपी टूटता है वो एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी इस हेड में स्टोर हो जाती है, यानी एटीपी के टूटने से वो एनर्जी हेड में स्टोर हो जाती है। अब जब हेड में स्टोर होगी तो जिस वक्त अगली दफ़ा ये क्रॉस ब्रिज बनेगा तो हेड के पास जो एनर्जी है वो स्लाइडिंग के लिए, वो इस फिलामेंट को स्लाइड करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसका मतलब है एटीपी की एनर्जी ही मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और एटीपी के आने से ही मसल रिलैक्स भी करता है। तो दोनों फंक्शन एटीपी के ज़रिए से ही चल रहे हैं। तो अगर किसी के पास एटीपी ना हो तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। तो ये बात ज़हन में रखेंगे। तो व्हेन सप्लाई ऑफ एटीपी डिप्लीटेड मसल नो लॉन्गर टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एटीपी आ कहाँ से रहा है? एटीपी हमारे पास जो सोर्स है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या सोर्स है? एरोबिक रेस्पिरेशन के ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और फिर ऑक्सीजन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है और साथ एटीपी के मालिक्यूल बनते हैं। एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी के मालिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, जब तक हमारे मसल को एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस वक्त मसल को ये सोर्स कम पड़ जाता है फिर मसल एक और सोर्स की तरफ जाती है जिसका नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट। ये हमारी मसल का एक मालिक्यूल है, वो अपनी फॉस्फेट एडीपी को देगा और एटीपी में कन्वर्ट करेगा।
ये दूसरा सोर्स एटीपी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों ऐसे सोर्स हैं, जब तक ये हमारी बॉडी में चल रहे हैं तो मसल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी देर तक एक्सरसाइज, इस वजह से हमने लिखा कि मसल फटीग कब होती है, जब प्रोलॉन्ग, ठीक है, या हार्ड होगी तो थोड़ी देर में भी बहुत सारे एटीपी चाहिए होंगे। तो जब मसल के पास एटीपी की कमी होती है और एक्सरसाइज करनी होती है या फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, तो फिर तीसरा सोर्स आता है कि ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन में कन्वर्ट की लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में भी हमारे पास एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब एटीपी तो मिल गया, लेकिन साथ उसके एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी जमा हो गया जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी तरह जब हमारी मसल के अंदर एटीपी टूटती है तो एटीपी टूटने के प्रोसेस में कुछ हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होते हैं। कुछ हाइड्रोजन आयन भी, अगर एटीपी ज़्यादा टूट रही है क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी देर तक हो रही है, तो हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा रिलीज होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी बाज़ दफ़ा हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, ये जो हमने कहा ना कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के मौजूदगी में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ उसके पानी, यानी ये वाली ऑक्सीजन बाद में किस में कन्वर्ट होगी, पानी में। लेकिन अगर ये वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलने की बजाय वो आयन की शक्ल में सेल में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की पार्शियल रिडक्शन होती है। जब ये पानी में कन्वर्ट होती है कंप्लीट रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, पार्शियल, जिसकी वजह से ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है, जब भी कोई आयनिक पार्टिकल हमारे सेल के अंदर होगा वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव का क्या मतलब है कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ, डीएनए के साथ, प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और जब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन आयन ये डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह के साथ रिएक्शन करेगा तो ओवरऑल जो मसल का इन्वायरमेंट के बहुत सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट, जब बंदा बहुत देर तक एक्सरसाइज करता है तो ये सारे के सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये सेल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगली बात, एज मसल वर्क दे प्रोड्यूस वेस्ट, जैसे लैक्टेट, हाइड्रोजन आयन, रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन है वो आयनिक फॉर्म में है। अच्छा, आयनिक फॉर्म मुख्तलिफ हो सकती हैं, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड आयनिक फॉर्म के बन सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मसल की फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगी और मसल के फंक्शन को डिस्टर्ब होने का नाम मसल फटीग है। उसके बाद अगली बात कि बाज़ दफ़ा जिस वक्त मसल प्रॉपरली तेज़ी से काफ़ी देर के लिए काम कर रहा हो तो उसमें एटीपी की कमी आना शुरू हो जाती है, उसमें लैक्टेट जमा होना शुरू हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन जमा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो नॉर्मल मैकेनिज्म में जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होती है तो कैल्शियम आयन ने दोबारा वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है और कैल्शियम आयन का दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब एटीपी का लेवल कम होगा तो कैल्शियम आयन का जो वापस जाना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे और ट्रोपोनिन के साथ बार बार अटैच होते रहेंगे, जिसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी और उसका असर क्या होगा, एटीपी फर्दर कम होना शुरू हो जाएंगे और लैक्टिक एसिड और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे और मसल के फंक्शन और ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन का मैकेनिज्म हो रहा है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म, कैल्शियम आयन आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा के वापस जाते हैं, ये भी इम्पेयर हो जाए, ये भी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास मसल फाइबर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो व्हेन मसल फाइबर आर रिपीटेडली एक्टिवेटेड, यानी ये बार बार एक्टिवेट हो रहा है, क्या मतलब एक इंसान ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल कैल्शियम आयन। इसी तरह ये जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है ना, ये लैक्टेट भी कैल्शियम की जो बाइंडिंग ट्रोपोनिन के साथ उसको भी डिस्टर्ब करता है।
जिसकी वजह से ओवरऑल जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इफेक्ट होती है। तो ओवरऑल जो हमारे पास कैल्शियम आयन का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मसल का फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह हमारे जो मसल हैं वो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, इलास्टिक टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। तो जिस वक्त बंदा एक इलास्टिक को बार बार ज़्यादा ज़ोर से खींचना शुरू करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसके जो धागे हैं जिनमें इलास्टिसिटी है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो मुसलसल ये काम कर रहा है, ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा वो जो इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ही मसल, यहाँ मसल में तो थोड़ा सा मैकेनिज्म ये होता है कि मसल में जिस वक्त बंदा रेस्ट करता है उसकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है। इलास्टिक में वो रिकवरी नहीं होती। लेकिन अगर एक बंदा एक्सरसाइज करते ही जा रहा है, मुसलसल करते ही जा रहा है, तो पहले हल्का डैमेज होगा, फिर उससे ज़्यादा डैमेज होगा, फिर उससे ज़्यादा डैमेज होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मसल बहुत हद तक अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और साथ इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी और उसका जो फंक्शन है वो कम होना शुरू। तो प्रोलॉन्ग एंड इंटेंस एक्सरसाइज, जब इंसान काफ़ी देर तक और सख्त किस्म की एक्सरसाइज करता है, का स्मॉल डैमेज टू मसल फाइबर, तो वो मसल फाइबर को छोटे छोटे डैमेज पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह इन्फ्लेमेशन होती है और मसल फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये जिस वक्त बंदे ने एक्सरसाइज की उस वक्त हमारे मसल्स के अंदर हो रही होती है। लेकिन एक बंदा रेस्ट करे ना, रेस्ट में ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो इस वजह से जब बंदा रेस्ट करता है तो मसल फटीग क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब बंदा रेस्ट करता है, जो लैक्टिक एसिड है इसको दोबारा लीवर में लाया जाता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छी तरह उसकी रिडक्शन करके उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एटीपी के टूटने का प्रोसेस चूँकि स्लो हो जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन वापस एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम की जो हैंडलिंग वो एटीपी और लैक्टेट की वजह से डिस्टर्ब हुई थी। अब एटीपी का जो लेवल है सेल के अंदर वो रेस्ट कंडीशन में बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाती है। यानी ये जितने भी हमारे पास मैकेनिज्म है रेस्ट के बाद ये खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी है, जैसे मैं कहता हूँ ना, किसी को अगर हार्ट फेलियर है, या किसी को आप कह सकते हैं फेफड़ों की बीमारी है, या उसकी सर्कुलेशन स्लो है, ब्लड सर्कुलेशन किसी वजह से क्या है, स्लो है, तो इन कंडीशन में इंसान रेस्ट के बाद भी थका हुआ रहे, वो हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, तो ये वो कंडीशन है, फिर उसको मेडिकल इंटेंशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। मेडिकल इंटेंशन का क्या मतलब है, उसको अब ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या, हमारे जो स्केलेटल मसल वो नॉर्मली हैं वॉलेंट्री, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शो कर देते हैं। अचानक ही इनवॉलेंट्री उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है थोड़ी देर के लिए, उसको क्रैम्प कहा जाता है। और इसको में काफ़ी दफ़ा बाज़ दफ़ा पेन भी होता है। जैसे अक्सर हम कह देते हैं कि हमें पट्ठे के ऊपर पट्ठा चढ़ गया। हमारे जो कॉमन अल्फाज होते हैं, कॉमन ज़ुबानों के अंदर जो लफाज होता है कि पट्ठे के ऊपर पट्ठा चढ़ गया, हमारे गर्दन अकड़ गई। आपने देखोगे जब क्रिकेट का बॉलर बॉलिंग करवाता है तो अक्सर उसका ये वाला जो पट्ठा है ना, ये थोड़ा सा क्रैम्प हो जाता है इसको। तो जो सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन या स्टिफनेस ऑफ मसल्स है थोड़ी देर के लिए, और शदीद जिसमें पेन होता है, तो उसको क्रैम्प कहा जाता है। तो सडन इनवॉलेंट्री पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल या ग्रुप ऑफ मसल को हम क्रैम्प कहते हैं। अच्छा, ये बाद दफ़ा तो थोड़ा सा आप कहते हैं आपका पोस्चर ख़राब हुआ, तो आपको अचानक दर्द हुआ मसल के अंदर, आपने थोड़ा सा पोस्चर ठीक किया, वो रिलैक्स हो जाता है। या बाद दफ़ा ये काफ़ी देर तक, सेवरल मिनट तक भी जारी रह सकते हैं। आपने देखोगे कि रात को सोते हुए ना अक्सर ये जो हमारी काफ पिंडली के जो मसल्स हैं, ये इनमें शदीद किस्म का क्रैम्प पड़ता है, और वो बाद दफ़ा 2 से 3 मिनट भी जारी रह सकता है। ज़्यादातर ये जो मसल क्रैम्प है उन मसल्स के अंदर होती है जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेग्स और फीट, लेग और फीट। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो काज है वो डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन सिर्फ हमारे मसल को इफ़ेक्ट नहीं करती है, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही होती है। इम्बैलेंस ऑफ साल्ट, इम्बैलेंस ऑफ साल्ट हो सकता है थोड़ी देर के लिए कैल्शियम कम हो जाए, मैग्नीशियम कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में की बैलेंस तरीके को मेंटेन कर रही होती है। अगर उनमें इम्बैलेंस, जैसे कैल्शियम आयन थोड़ा सा भी कम होता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कि वो ज़्यादा जो नर्व इम्पल्स है वो मसल तक भेजना शुरू कर देते हैं। ये मसल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तब भी एक क्रैम्प हो सकता है, जब मसल को किसी वजह से इंजरी हो जाए। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या करता है, यूरिन को बढ़ाता है, यानी ये पेशाब आवर मेडिसिन हैं, इनकी वजह से पेशाब तेज़ी से आएगा, और जब तेज़ी से आएगा तो लॉस ऑफ साल्ट होगा, कैल्शियम, पोटाशियम, इस तरह के जो साल्ट हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक बड़ा
ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले करते हैं, तो वो इम्बैलेंस ऑफ साल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प हो सकते हैं। और काफ़ी सारी जो मेडिकल कंडीशंस है, बीमारियाँ, डायबिटीज़, लिवर डैमेज, नर्व डैमेज, तो सारी ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मसल को डिस्टर्ब या इंजरी या उसके मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैम्प पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को क्रैम्प पड़ता है, जैसे मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता किसी के कंधे में या किसी की गर्दन में क्रैम्प पड़ा, तो सबसे पहले उसको चाहिए वो हल्का हल्का अपनी गर्दन को स्ट्रेच करे ऐसे करके। अच्छा, जब स्ट्रेचिंग करेगा तो स्ट्रेचिंग का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए, और जब मसाज करता है तो मसाज का भी फ़ायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है, तेज़ होती है। तो क्रैम्प आमतौर पे जो पड़ता है ना, ये बाद दफ़े एटीपी की कमी की वजह से भी पड़ता है, किसी साल्ट की कमी की वजह से भी पड़ता है, जैसे हमने डिस्कस किया, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन उस मसल के अंदर ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन जो मसल फाइबर की है वो भी ठीक हो जाएगी, कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी है वो भी ठीक हो सकती है। तो बेसिकली मसाज करने का मकसद ये होता है कि उस जगह की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज़ किया जाए, क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन, और अगर बाद दफ़ा मसाज हो सकता है जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह, वो भी हो सकता है थोड़ा सा रोल प्ले करे, तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो वापस लिवर में तेज़ी से जाएगा। तो इन शॉर्ट वहाँ जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रैम्प पड़ने के चांसेस थे, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से रिवर्स हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग। दूसरा, हीट या कोल्ड, क्या आप गर्म चीज़ की कोई टकोर करें या ठंडी चीज़ की टकोर, ये डिपेंड करता है कि मकसद क्या है। अगर हम गर्म चीज़ की टकोर करेंगे तो गर्म चीज़ भी यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मसल जल्दी रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, क्रैम्प के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, हमने इस मसल को रिलैक्स करवाना है। तो रिलैक्स उसी वक्त होगा जब उसके पास एटीपी सही तरह जाएंगे, कैल्शियम आयन सही तरह जाएंगे, तो उनका इम्बैलेंस जो होगा वो ख़राब की बजाय ठीक हो जाएगा, तब वो जाके ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर फंक्शन को रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हीट करने का मकसद क्या होता है, ताकि वो जल्दी उस क्रैम्प से निकल के कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाए। लेकिन अगर दर्द भी वहाँ हो रहा है, फिर हम ठंडी चीज़ की टकोर करते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ की वजह से ना जो सेंसेशन है पेन की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। करने का मकसद आपके सामने होगा कि किस वजह से हम ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाद दफ़ा पेन रिलीविंग मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वहाँ जो दर्द हो रहा है उस दर्द के अंदर क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो ये हमारा मस्कुलर क्रैम्प है। तो आज हमने दो मस्कुलर डिसऑर्डर डिस्कस किए, एक मसल फटीग था और एक मस्कुलर क्रैम्प था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टेटनी और टेटनस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसी के साथ हो सकता है दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं उनको भी डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।